हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पारस मुरारी और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। क्या है ये प्रोजेक्ट, इससे जुड़ी हुई कुछ बातें, और इतना जरूरी क्यों है ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या होगी और क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, और पुरानी वाली बिल्डिंग में ऐसी क्या कमियां थी जो नई बिल्डिंग बनानी पड़ी सरकार को, और इसमें टोटल कॉस्ट कितनी लगी। तो शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। अच्छा, तो ये सेंट्रल विस्टा है क्या? तो दोस्तों, ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमारी पार्लियामेंट और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का हाउस है और अन्य जो बिल्डिंग्स हैं उनका रीडेवलपमेंट होगा, उनको नई तरीके से बनाया जाएगा। और ये जो रीडेवलपमेंट होगा ये राजपथ से लेके राष्ट्रपति भवन तक का होगा और 3 किलोमीटर करीब ये लंबा स्ट्रेच होगा। उसी में ये रीडेवलपमेंट का काम किया जाएगा और अराउंड 15 एकर्स की जमीन यूज की जाएगी इसमें। प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग जो ये बिल्डिंग होगी ये हमारे देश को वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करेगी एज आत्मनिर्भर। इस बिल्डिंग का मेन मोटिव यही है कि ये आत्मनिर्भर भारत को दर्शाए। तो दोस्तों, 2022 तक 46,000 वर्कर्स लगाए जाएंगे और अगले साल तक हमारी पार्लियामेंट जो है वो तैयार हो जाएगी। और अकेले पार्लियामेंट का कॉस्ट ही है 900 करोड़ अप्रोक्स। और इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 20,000 करोड़ का, 20,000 करोड़ का। तो दोस्तों, इसमें खासियत क्या होगी, इसमें ऐसी क्या फैसिलिटीज होंगी जो पुरानी में नहीं मिल पाई गवर्नमेंट को। तो क्योंकि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए काफी पेड़ काटे जाएंगे, काफी भारी मात्रा में पेड़ काटे जाएंगे दिल्ली के बीचों बीच काफी भारी मात्रा में पेड़ काटे जाएंगे। और गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है कि हर 80 मीटर स्क्वायर के एक रीजन में एक पेड़ लगाया जाएगा जो बाहर से लाया जाएगा। और इंटीरियर्स काफी खास हैं इसके। जो भी इसके इंटीरियर डिजाइनिंग होगी वो हमारे नेशनल सिंबल्स का यूज करके ही होगी। जैसे आप देख सकते हैं, लोकसभा चैम्बर में पीकॉक का यूज किया गया है, पीकॉक के सिंबल का यूज किया गया है। और वहीं राज्यसभा चैम्बर में लोटस सिंबल का यूज किया गया है। ऐसे ही सेंट्रल लाउंज में बैनियन ट्री का यूज किया जाएगा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये काफी एडवांस होगी, आज के हिसाब से होगी, स्मार्ट डिस्प्ले होगी और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। जो कि जैसे लोकसभा में कहीं वोटिंग होगी या राज्यसभा में वोटिंग होगी तो वो वोटिंग करने में आसानी होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग और स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम का यूज किया जाएगा जिससे पानी की बचत हो सके। 70,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को यहां शिफ्ट किया जाएगा इस बिल्डिंग में। जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली में पॉल्यूशन की काफी बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पॉल्यूशन बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसलिए यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगाया जाएगा। और साथ ही साथ एंटी स्मोक गन्स लगाई जाएंगी 50 और 15 एंटी स्मोक टावर्स लगाए जाएंगे जो अंदर के एरिया को पॉल्यूट करने से रोकेंगे। और इस पूरे रीजन में करीब 5,000 पेड़ लगाए जाएंगे, गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है। तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के 3 मेन हिस्से हैं। एक हमारा ट्रायंगुलर पार्लियामेंट, जो पहले हमारा पार्लियामेंट था वो एक तरीके से सर्कुलर था, और कॉमन सेंटर सेक्रेटेरिएट और 3 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच। अब जो हमारी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है, थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है उस समय उसकी कॉस्ट थी अराउंड 2.83 लाख और इसको डिजाइन किया था सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। सर एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था और हर्बर्ट बेकर ने सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को डिजाइन किया था। ये उस समय का सबसे काफी बड़ा माइलस्टोन था एक इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा माइलस्टोन था उस समय। और इसे अक्सर लुटियंस जोन भी कहा जाता है। तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि नई पार्लियामेंट की इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि हम कोविड के बीच में नई पार्लियामेंट बना रहे हैं। तो सरकार ने इसके अपने कुछ पक्ष रखे हैं, जैसे जो हमारी पुरानी वाली पार्लियामेंट की बिल्डिंग है सरकार के हिसाब से वो उतनी एडवांस नहीं है, और उसके क्योंकि उसके डिजाइन हो चुके हैं तो हमें पता नहीं है कि वो क्या क्या रेजिस्ट कर सकती है। हमें ये तक नहीं पता कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, और बिल्डिंग को किस हिसाब से बनाया गया है उसका कुछ पता नहीं है, और काफी पुरानी हो चुकी है इसलिए एडवांस्ड भी नहीं है। कुछ नए फीचर्स नहीं है बिल्डिंग में, ड्रेन सिस्टम नहीं है, और काफी एम्प्लॉइज को बाहर रहना पड़ता है जिसकी वजह से गवर्नमेंट उनका खर्चा उठाती है। एक साल में करीब 7,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज दिल्ली में पॉश एरिया में रहते हैं उनका उठाती है।
अब जो नई बनेगी तो वो वहां शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके कारण गवर्नमेंट का खर्चा बच जाएगा। और दूसरा जो मुख्य रीजन है वो ये है कि गवर्नमेंट कह रही है कि जो हमारी लोकसभा थी पहले वाली, उसमें केवल 550 सीटें थी, इतनी ही उपलब्ध थी, और जो काफी नहीं है गवर्नमेंट के हिसाब से, इसलिए नई वाली को बनाया जा रहा है। तो वेट, अब 550 ये तो ठीक ही है, क्योंकि 543 ही मेंबर तो बैठने हैं, आपको चैम्बर में 543 मेंबर ही तो बैठाने हैं, तो फिर 550 में जगह तो हो ही जाएगी। तो इसका मेन कारण है दोस्तों पॉपुलेशन। जैसा कि आपको पता होगा डीलिमिटेशन का लॉ। अब डीलिमिटेशन ये कहता है कि 2026 में हमारा जो सेंसस होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कंस्टिट्यूएंसीज होंगी और उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनकी संख्या बढ़ाई जाएंगी, और वो करीब हो जाएगी, जैसे आज 543 है और उस समय वो हो जाएगी अप्रोक्स 600 to 800, और उन सब के लिए यहाँ पर जगह नहीं होगी। इन द फ्यूचर ये हो सकता है कि 2026 तक आपको शायद हमारी सीट्स बढ़ती हुई दिखें, क्योंकि जो एक हमारा एमपी होता है वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन को लीड करता है, वो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है वहां पर। क्योंकि अब इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या भी बढ़ानी होगी। ये कुछ आप देख सकते हैं, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट यहाँ बीचों बीच दिख रहा है आपको, और ये पूरा स्ट्रेच है 3 किलोमीटर लंबा। आपको क्या लगता है कि इस बिल्डिंग को कोरोना क्राइसिस के दौरान बनाना सही है? जब हमारी इकोनॉमी इतना टंबल कर रही है तब ये बिल्डिंग बनाना इतना जरूरी है? क्योंकि इसमें काफी वर्कर्स लगाए जाएंगे, क्योंकि इसकी डेडलाइन है 2022 तक का, और इसमें काफी वर्कर्स भी लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।